डॉक्टर राज आज कोरोना की आहापोह में जल्दी तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंच गया और उसने ओपीडी शुरू करने से पहले हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को बुलाया ताकि सभी को कोरोना से बचाव के निर्देशन दे सके। आप सभी अपने स्वविवेक से जितना हो सके उतनी दूरी मरीज से बनाकर रखना। अभी कोई गाइडलाइंस तो निजी हॉस्पिटल के लिए आई नहीं है कि मरीज देखने हैं या नहीं, और जब तक कोई प्रशासनिक आदेश नहीं आता तब तक हम लोग मरीजों को बस परामर्श देंगे, डॉक्टर राज ने समझाया। और परम, तुम थोड़ी दूरी बनाकर बिठाना मरीजों को मेरे पास, मैं दूर से ही उन्हें परामर्श दे दूंगा। कोई ज्यादा इमरजेंसी केस होगी तो ही नजदीक बिठाना। एंडोस्कोपी तो अभी करनी ही नहीं है, केवल कान के मरीजों की पर्ची बनाना, बाकी को फ्री में परामर्श दे देना, डॉक्टर राज ने सभी स्टाफ को हिदायत देते हुए कहा। उनका क्या करना है सर, जो पुराने मरीज हैं या फिर पुराने ऑपरेटेड केस हैं? परम ने पूछा। कोई बात नहीं, अभी उन्हें केवल समझा दूंगा। पहले भी तो डॉक्टर ऐसे ही मरीज देखते थे जब जांचें और औजार नहीं थे। अपने अनुभव से, डॉक्टर राज ने आगे जोड़ते हुए कहा। और हां, सभी सुनो, मरीजों को किवाड़ों, रेलिंग और दीवारों को छूने मत देना, और तुम लोग भी इनसे दूर ही रहना, कड़क आवाज में डॉक्टर राज ने कहा। तभी मोबाइल की घंटी बजी। वकील साहब का फोन था। हाँ जी वकील साहब, कैसे हो? डॉक्टर राज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कि वकील साहब यदि हॉस्पिटल आते तो भी वो उनसे ऐसे ही पूछता, मुस्कान के साथ। ठीक है डॉक्टर साहब, ये कोरोना क्या मुसीबत है, अभी राजस्थान में भी पहुंच गया है, मास्क और सैनिटाइजर मिल जाएगा क्या? वकील साहब ने जल्दी से एक ही सांस में पूछा। शायद उन्हें भी मोबाइल का सुदूर व्यक्ति संवेदना नियम का भी पता था। उन्हें भी लगा कि डॉक्टर साहब के पास टाइम कम होगा, शायद व्यस्त होंगे। मिल जाएंगे वकील साहब, मैं आज वैसे भी मास्क और सैनिटाइजर वितरण का कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, आप भी ले जाना, डॉक्टर राज ने कहा। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, मैं भतीजे को भेज देता हूँ, वकील साहब ने फोन काटते हुए कहा। डॉक्टर राज ने थोड़ी देर ओपीडी में बैठकर मरीज देखे और कभी फुर्सत मिलती तो मोबाइल पर व्हाट्सएप और फेसबुक भी देखने लगता। दिमाग में अभी भी कोरोना से बचाव की उधेड़-बुन चल रही थी। कुछ सोचते हुए उसने राम सिंह को बुलाया। राम सिंह, तुम मरीजों को दवा देते वक्त काउंटर पर ज्यादा समय के लिए रोकना मत। वे चाहें तो बाहर से भी दवा ले सकते हैं। दवा काउंटर पर भीड़ नहीं होनी चाहिए और मरीज दवाई लाइन में ही लें, डॉक्टर ने राम सिंह को समझाते हुए कहा। राम सिंह हॉस्पिटल में मेडिकल शॉप एवं मैनेजमेंट का काम देखता है। वो डॉक्टर राज से उम्र में बड़ा है और सबसे पुराना स्टाफ है। उसे बस समझाना होता है और राम सिंह का केवल ठीक है साहब कहना ही डॉक्टर राज के लिए काम पूरा होने की गारंटी होती है। इसी खूबी के कारण डॉक्टर राज भी राम सिंह को काम देकर निश्चिंत हो जाता था। बस बीच बीच में उससे उस काम के बारे में पूछना पड़ता था कि अमुक काम हुआ कि नहीं। आज दोपहर का खाना खाने डॉक्टर राज जल्दी घर आ गया। स्टाफ से शाम को मरीज नहीं देखने के लिए भी बोल दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन ने निश्चित किया है कि सभी प्राइवेट डॉक्टर सुबह की शिफ्ट में ही मरीज देखेंगे और बाकी समय केवल इमरजेंसी मरीज ही देखेंगे। डॉक्टर राज इस एसोसिएशन का युवा सेक्रेटरी था। इमरजेंसी मरीज देखने का सुझाव डॉक्टर राज ने ही दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इमरजेंसी मरीजों का वर्कलोड सरकारी अस्पताल पर पड़े और प्रशासन का कोई नया तुगलकी फरमान जारी हो। इसलिए समझदारी इसी में है कि प्रशासन के साथ साथ चला जाए। खाना खाते समय टीवी पर समाचार आया कि कल से पूरे देश में लॉकडाउन लागू हो जाएगा। स्वरा और डॉक्टर राज के लिए ये शब्द नया था। आज दोनों की नजरें टीवी पर ही चिपकी हुई थी। एंकर लॉकडाउन की पाबंदियां बता रहा था। ये एक तरीके का कर्फ्यू ही था जिसमें जिले की सारी सीमाएं सील कर दी गई हों। डॉक्टर राज ने चैनल बदल दिया क्योंकि एंकर समझा कम, डरा ज्यादा रहा था। स्वरा ने भी टीवी से नजरें हटा ली थी और वो चुपचाप खाना खाने लगी थी। एक अनजान भय दोनों में था, लेकिन डॉक्टर राज को शायद कम था। वो टीवी देखते हुए ही खाना खा रहा था। ये काफी कठिन होगा ना? स्वरा ने डॉक्टर राज की तरफ देखते हुए पूछा। रियली, ये अपेक्षा से ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया सरकार ने, डॉक्टर राज ने खाने का कौर चबाते हुए जवाब दिया। डॉक्टर राज के दिमाग में काफी मंथन चल रहा था, लेकिन टीवी पर शोले फिल्म देखी जा रही थी, परंतु
सुनी नहीं जा रही थी। हालांकि टीवी म्यूट नहीं था। टीवी बंद कर दो, जब देख ही नहीं रहे हो तो, स्वरा ने झल्लाते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं बीच बीच में देख लेता हूँ। डॉक्टर राज झेप मिटाते हुए स्वरा की तरफ मुस्कुराए। स्वरा के इस व्यवहार से डॉक्टर राज थोड़ा विचलित हुआ और विस्मित भी। शायद बाहरी प्रशासन का दबाव उसे घर के प्रशासन में भी महसूस हो रहा था। डॉक्टर राज फिर से टीवी देखने लग गया, जिसमें गब्बर सिंह ने ठाकुर साहब से अभी अभी उसके हाथ मांगे हैं, लेकिन ठाकुर साहब ने ये हाथ उसको देने से साफ मना कर दिया है। डॉक्टर राज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। बात करते या सोचते वक्त टीवी चालू रखने का यही फायदा है, कम से कम एक विकल्प तो बचा रहता है। ऐसे ही जिंदगी में विकल्प होने चाहिए। थोड़ा आराम करके डॉक्टर राज ने शाम को मास्क एवं सैनिटाइजर कैंप की खबर अखबार में दी। अब मरीज कम हो गए थे। लॉकडाउन के बारे में अंतर्मन में बेचैनी थी, इसलिए वो जल्दी घर आ गया। डॉक्टर राज का घर हॉस्पिटल के ऊपरी हिस्से के ही एक भाग में बना हुआ है। छोटा परिवार है, एक लड़का कुमार एवं एक बिटिया कृति, जिनकी लॉकडाउन की वजह से छुट्टियां हो गई हैं। अक्सर दोनों घर पर कार्टून देखते रहते हैं। उनमें आपस में कभी कभी किसी बात पर असहमति होने पर झगड़ा भी हो जाता है। समय समय पर उनकी सुलह कराना और मध्यस्थता करना डॉक्टर राज के लिए अभी इस फुर्सत के समय एक अलग ही अनुभव था। बच्चों के साथ इतना समय बिताने के कारण डॉक्टर राज का उनकी आदतों पर भी ध्यान गया। कुमार अभी दांतों से काटने की आदत को छोड़कर नाखून से खौंसने की आदत की तरफ बढ़ रहा है। वहीं कृति ने पीठ पर घूंसा मारने की आदत से थप्पड़ मारने की आदत शुरू कर दी है। इससे पहले वो खौंसती थी। शायद बच्चों की शरारतों का माइलस्टोन डेवलपमेंट इसी क्रम में होता होगा। घर पर टीवी अक्सर चालू ही रहता। टीवी पर लॉकडाउन के फायदे नुकसान चल रहे थे। डॉक्टर राज ने इस विषय से परेशान होकर दूसरा चैनल बदला तो वहां उससे भी विकट समस्या थी। उसमें विभिन्न दलों के लोगों को एक साथ बैठाकर लॉकडाउन पर गला फाड़ प्रतियोगिता कराई जा रही थी। डॉक्टर राज उन्हें देखकर सोचने लगा कि जब ये लोग कार्यक्रम खत्म करके घर जाते होंगे तो एक साथ बाहर निकलते हैं या अलग अलग, क्योंकि इन्हें यहाँ देखकर तो ऐसा लगता है कि आज किसी न किसी में जूतम पैजार तो हो ही जाएगी। लेकिन हो सकता है ये सभी कार्यक्रम समाप्त होते ही आपस में गले मिलते हों, एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हों कि आज आप बहुत अच्छा बोले, मेरी तो बोलती ही बंद कर दी, कल के अखबार में तो आप छा ही जाएंगे। डॉक्टर आज अभी इन प्रवक्ताओं की चिल्लापों के बारे में सोच ही रहा था कि बेटी कृति चिल्लाती हुई आई। पापा जी, मेरा दांत उखड़ने वाला है, कृति ने डरते हुए बताया। अच्छा, ज्यादा दर्द तो नहीं है? डॉक्टर राज ने बिना ध्यान दिए पूछा। शायद बच्चों को भी इस नजरअंदाजी की आदत हो गई थी। डॉक्टर राज ने अभी तक कुछ बदलाव करने का मन भी नहीं बनाया। इसके बावजूद भी ये गलत आदत है। ज्यादा नहीं पापा, कृति ने भी संक्षेप से कहा और चिर परिचित मुस्कुराहट के साथ उछलती हुई घर के अंदर चली गई। कुछ देर बाद कुमार अंदर से सिर खुजलाता हुआ आया। पापा, ये कोरोना क्या है? मासूमियत से कुमार ने पूछा। स्वरा भी पास में बैठी थी, वो भी मुस्कुरा गई। बेटा, कोरोना एक वायरस है जिससे आदमी बीमार हो जाता है। जो बच्चे घर से बाहर निकलकर उधम मचाते हैं उन्हें पकड़ लेता है, डॉक्टर राज ने उसे समझाते हुए बताया, जिसमें डर पैदा करने के भाव ज्यादा थे। अच्छा, तो फिर मैं इसकी चटनी बना दूंगा, कुमार ने चिर परिचित आक्रामक लहजे में और हाथों के हाव भाव से उसके टुकड़े टुकड़े करने की बात कही तो दोनों ठहाके लगा के हंसने लगे। डॉक्टर राज सोचने लगा कि बाल सुलभ क्रियाकलाप मन को कितना सुकून देता है कि बस इनके साथ ही खेलते रहने का मन करता है। लेकिन हम जिम्मेदारियों का पहाड़ इतना कर लेते हैं कि पूरा दिन और फिर वर्षों इसमें जिंदगी खपाते रहते हैं। कुमार छोटा भीम बनकर कोरोना महामारी को हराने के लिए लुंगी पहन चुका था और डॉक्टर राज कल कैसे ओपीडी करनी है ये सोचते हुए टीवी देखते देखते सो गए। आज लॉकडाउन का पहला दिन था। दैनिक उपयोग की जरूरी चीजों के वितरण की दुकानों में लॉकडाउन से छूट मिली हुई थी। प्रिंट मीडिया भी उस छूट में था, इसलिए डॉक्टर राज को सबसे पहले अखबार का ध्यान आया।
अखबार नीचे हॉस्पिटल में आ चुका था। डॉक्टर राज के कैंप की भी छोटी सी खबर भी इसमें आई थी। इसकी एक फोटो लेकर कुछ शब्दों के साथ उसने ये फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। फिर डॉक्टर राज ने बाहर नजरें घुमाई। सड़कें सूनी थी, इक्का दुक्का आदमी ही दूध या सब्जी ले जाते दिख रहा था। पार्क में साथ घूमने वालों में से भी कोई भी नहीं दिख रहा था। वातावरण में भी अजीब सी मायूसी सी थी। तो क्या अब अकेले ही घूमना पड़ेगा? डॉक्टर राज ने सर खुजलाते हुए मन में सोचा। लेकिन ऐसे तो बोर हो जाऊंगा, कुछ और भी करना पड़ेगा, नहीं तो मोटापा और बढ़ जाएगा, जो पहले ही काफी है। अपने आप को नए विकल्पों की तलाश के लिए तैयार करते हुए उसने गहरी सांस ली। फिर घर के गार्डन में पेड़ों के गड्ढों को गहरा किया और घर पतवार को साफ किया। ठीक है, आज के लिए तो कैलोरीज बर्न हो गई। मन को आंशिक समझते हुए डॉक्टर राज बुदबुदाया और हॉस्पिटल के चौकीदार को आवाज दी और पेड़ों में पानी देने के लिए उसे समझाया। गार्डन के बाहर गाय और बछड़ों का झुंड खड़ा हुआ था, जो हमेशा की तरह अपने लिए खाना मांगने के लिए इकट्ठे हुए थे। लेकिन आज उनके तेवर बदले हुए थे। एक भूरे रंग का बछड़ा तो तिरछी नजरों से ऐसे देखकर जुगाली कर रहा था जैसे कह रहा हो कि भाई अब खिला दे कुछ, कोरोना के असर को कम करना है तो खाना देना ही पड़ेगा। बहुत कर ली प्रगति के साथ छेड़छाड़, तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। सर्वोत्तम के वर्ण के आधार पर प्रगति ही चयन करेगी। अब हम जानवरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम मानव जाति के लोग ही जाओगे नरक में। बहुत हड़काते थे ना पहले, देखो अब कैसे चुपचाप घरों में छिपे हुए हैं। चलो अब रोटी और कुछ बचा हुआ खाना खिला भी दो, कुछ पुण्य तो मिलेगा। डॉक्टर राज उस बछड़े को काफी देर तक देखता रहा तो गाय के रंग भावने पर ठिठक गया और उनके खाने का इंतजाम करने के लिए घर चला गया। शहर में पूरी तरह कर्फ्यू लग गया था और डॉक्टर्स को केवल आपातकालीन मरीजों को ही देखने की अनुमति थी। ओपीडी के लिए तैयार होकर डॉक्टर राज हॉस्पिटल पहुंचा। वेटिंग रूम खाली था। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। डॉक्टर रामलिंगन का फोन आया था, जो कि उसका पोस्ट ग्रेजुएशन का बैचमेट था। हेलो डॉक्टर राज, हाउ आर यू? डॉक्टर रामलिंगन ने चिरपरिचित हंसी से हंसते हुए पूछा। हेलो डॉक्टर रामलिंगन, आई एम फाइन डियर, डॉक्टर राज ने कहा। ये कोरोना वायरस कितनी फैली है तेरे राजस्थान में? साउथ में तो ये काफी फैल ही गई है। डॉक्टर रामलिंगन का स्त्रीलिंग पुल्लिंग का झोल डॉक्टर राज को अभी तक समझ में नहीं आता था। हाँ डियर, यहाँ अभी कम है, आज से लॉकडाउन है, शायद जल्द ही खत्म हो जाए, डॉक्टर राज ने गर्म पानी पीते हुए बताया। तुम अभी भी मरीज देखता है क्या? डॉक्टर रामलिंगन ने पूछा। हाँ भाई, अभी तो देख रहे हैं। अभी ऐसी कोई गाइडलाइंस प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए नहीं आई है। पानी की आखिरी घूंट सटकते हुए डॉक्टर राज ने बोला। और सुनाओ डॉक्टर रामा, अभी कहाँ हो? करीब 6-7 साल हो गए डियर बात किए हुए, डॉक्टर राज ने पूछा। हाँ, एक बार शादी में आने के लिए जरूर कॉल आया था आपका, डॉक्टर राज ने कुछ याद करते हुए कहा। अरे यार, वो वाली तो टूट गई, मैं शादी के बोझ को झेल नहीं पाया और आपसी खींचतान के बाद हम लोग अलग हो गए। अभी पिछले साल दूसरी शादी की है और हम अभी बेंगलुरु में ही सेटल्ड हैं। डॉक्टर रामलिंगन ने 6-7 सालों का सार हमेशा की तरह कम शब्दों में बयां कर दिया। ओह नो, डॉक्टर प्रांजो से जरूर सुना था कि डॉक्टर रामा का वैवाहिक जीवन थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन डाइवोर्स हो गया, ये नहीं पता था। डॉक्टर रामा ने दुख जताया। अब तो ठीक चल रहा होगा ना? डॉक्टर रामा से सुखद उत्तर की प्रतीक्षा में डॉक्टर राज ने पूछा। हाँ, अब ठीक चल रहा है, अब प्रैक्टिस भी ठीक चल रहा है। डॉक्टर रामा अपने उत्तर से संतुष्ट दिखे। चलो, कोरोना के बहाने ही सही आज बात करने का मौका तो मिला। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर रामा आपसे बात करके, अब बात करते रहना, डॉक्टर राज ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा। ठीक है डॉक्टर राज, हम बात करते रहेंगे। फोन रखने से पहले डॉक्टर रामा बोले। आज पता चला है कि हमने अपनी जिंदगी को कितना व्यस्त बना लिया है कि जिस डॉक्टर रामा से बिना मजाक किए दिन नहीं कटता था हमारा, उस डॉक्टर रामा के उथल पुथल के दिनों में शायद ही हम में से कोई पूछने वाला रहा हो।
मेडिकल की फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट के सहपाठी कमतर मित्र होते हैं। परम मित्र तो एमबीबीएस के संघर्ष के दिनों के साथी ही होते हैं। उन दिनों पढ़ाई के अलावा सब कुछ करना होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन में सर्जरी और पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में टीचर के साथ भी मिल मालिक और मजदूर का रिश्ता होता है, और ये मजदूर भी ऐसा है कि चाहते हुए भी अपने क्रूर मिल मालिक से अलग नहीं हो सकता एक निश्चित अवधि तक। इस अवधि को रेजिडेंसी कहते हैं। बाद में इस रेजिडेंसी के सीनियर को केवल सर्जरी से पहले गाइडेंस लेने के लिए ही फोन किया जाता है, और सहपाठियों को किसी जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के दौरान लिए गए फोटो और वीडियो क्लिप्स को शेयर कर दिन भर की थकान मिटाने के लिए शाम को कॉल करते हैं। रेजिडेंसी की यादें ताजा करते हुए डॉक्टर राज ने भी कॉलेज के सीनियर सुरेश चंद्रा को फोन लगाया। हेलो डॉक्टर राज, इट्स सरप्राइजिंग यार, मैं भी आज तेरे से ही बात करने वाला था। बाकी कैसे हैं सब घर पर? डॉक्टर चंद्रा ने पूछा। काफी दिनों बाद बात हुई है तो थोड़ा सरप्राइज तो बनता ही है सर, डॉक्टर राज ने हंसते हुए कहा। नहीं यार, व्यस्त ही इतने हैं कि हॉस्पिटल से फ्री होकर बीवी बच्चों में ही खप जाते हैं और लगता है बुढ़ापा आ गया। थोड़ा शांत और भावुक होते हुए डॉक्टर चंद्रा ने व्याख्या की। डॉक्टर चंद्रा से फैमिली, कैरियर और प्रैक्टिस पर 10 मिनट तक बातें हुई, फिर दोबारा बात करने और जल्दी ही कॉलेज मीट कराने के विश्वास और वादे के साथ फोन डिस्कनेक्ट हुआ। काफी देर तक आंखें बंद कर रेजिडेंसी की यादों में गोता मारने के बाद डॉक्टर राज की चंद्रा तब टूटी जब मेल स्टाफ परम ने बताया कि हॉस्पिटल के फोन पर सीएचओ ऑफिस से फोन आया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी अस्पताल से मरीज रेफर किए जाएंगे और उन मरीजों को देखना अनिवार्य है। अच्छा, डॉक्टर राज फिर सोचने लगा। और आपका हॉस्पिटल कोरोना मरीजों के लिए प्रशासन ने मरीजों का सरकारी अस्पताल पर भार कम करने के लिए अधिकृत किया है, स्टाफ परम ने एक ही सांस में बोलते हुए कहा। वो भी डरा हुआ था। ओह नो, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मरीज तो वैसे भी देख रहे थे यार, ये अधिग्रहित क्यों कर लिया? डॉक्टर राज थोड़ी परेशानी में दिखा, लेकिन डॉक्टर राज ने अपने स्टाफ को सबसे पहले उनके भय के निवारण के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया और बिठाकर समझाया। देखो मित्रों, ये आपदा का समय है, हम मरीजों को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, इमरजेंसी मरीज तो देखने ही हैं, डॉक्टर राज ने समझाते हुए कहा। अभी कर्फ्यू टाइम है और प्रशासन ही सर्वोपरि है, ना उनका विरोध कर सकते हैं और शायद ना ही उन्हें समझा सकते हैं। वैसे मेरी प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बात हुई है, वो कुछ समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक हम मरीज देखेंगे और सभी गाइडलाइंस का पालन करेंगे। बात खत्म करते हुए डॉक्टर राज ने कहा, लेकिन मरीज तो अपनी जांच कराने पर भी अड़ा रहेगा, उसे पूरी संतुष्टि चाहिए फीस के बदले में, स्टाफ परम ने कहा। हाँ ये तो है, तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर राज ने कराते हुए ये प्रश्न और उत्तर दोनों ही अपने सबसे अनुभवी स्टाफ राम सिंह की तरफ देखते हुए उछाले। राम सिंह उसी चिरपरिचित अंदाज में पूरी कुर्सी पर लेटे हुए बैठा हुआ था। एकदम प्रश्न आने पर सोचने को मजबूर हुआ। क्यों ना हम फीस ही माफ कर दें साहब, मरीज का जांच और दिखाने का प्रेशर तो खत्म हो ही जाएगा, राम सिंह ने सलाह दी। हाँ ये ठीक है, अभी मजदूर वर्ग को वैसे ही किल्लत है, इससे हॉस्पिटल की सीख के लिए सही मैसेज भी जाएगा। और वैसे भी हम हमेशा अपने लिए ही करते हैं, अभी दूसरों के लिए करने की बारी है। अपने को समझाते हुए अंदाज में डॉक्टर राज ने फाइनल डिसीजन सुनाते हुए मीटिंग खत्म करी। आज इक्का दुक्का मरीज ही आ रहे थे। डॉक्टर राज मरीजों को परामर्श दे रहे थे, कभी कभी उन्हें जांचना भी पड़ रहा था। कोरोना से बचने के सारे इंतजाम भी कर रखे थे, लेकिन अभी कोई निश्चित गाइडलाइन के अभाव में केवल उससे बचे रहने का डर थोड़ा विचलित रहा था। डॉक्टर राज ने हॉस्पिटल के एक कॉटेज रूम को अपने रहने के लिए बना लिया था, ताकि घर वालों को संक्रमण ना हो। शुरू में सभी ने थोड़ा विरोध किया, लेकिन अंततः वे मान गए। बच्चों को कार्टून देखने की छूट मिल गई थी, क्योंकि दिन भर उन्हें शरारतों से दूर रखने के सारे उपाय खत्म हो गए थे। वैसे उन्हें पापा की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उनकी मम्मी उन्हें उनके जरूरत की सारी चीजें
समय पर दे देती थी, लेकिन बेटी कीर्ति कभी कभार अपने पापा के हालचाल पूछ लेती थी। सरकार ने दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत शुरू कर दिए थे और डॉक्टर राज के माताजी, पिताजी और स्वरा को भक्ति के ज्वार ने अपने आगोश में ले लिया था। वैसे भी नवरात्रा शुरू हो गए थे, लेकिन इस बार कोई उपवास नहीं रह रहा था। केवल सुबह पूजा पाठ होती थी और कभी कभी पकवान खाने को मिल रहे थे। घर में नए नए व्यंजनों के आविष्कार हो रहे थे, जिनमें असफलता की दर ज्यादा थी, जैसे कि सूजी के रसगुल्ले, जो स्वरा ने अभी भी बनाना सीखा था। और जब उन्हें तलते समय ये रसगुल्ले कढ़ाई में ही बिखर गए और एक तरह से सूजी बिखर कर भजिया तलने जैसी हो गई थी, तो स्वरा कुंठित हो गई। लेकिन एक प्रयोग के असफल हो जाने के बाद दूसरे प्रयोग पर काम चालू हो जाता है। ऐसे ही हार ना मानने की और कुंठा छिपाने की मिश्रित अभिव्यक्ति जो औरतों का सर्वोत्तम गुण है, उसी गुण के तहत स्वरा ने इससे रसगुल्लों की चाशनी के साथ कुछ रसोई के सामान्य रसायन जैसे इलायची, किशमिश, पिस्ता डालकर कुछ बर्फी सी लगने वाली एक नई एवं जटिल संरचना वाली मिठाई बनाई और इसका पहला परीक्षण डॉक्टर राज पर ही किया। अच्छी है, लेकिन सूजी थोड़ी और पक जाती तो ठीक लगता, डॉक्टर राज ने खाते हुए कहा। कुछ बिगड़ा तो नहीं ना? चाशनी भी ठिकाने लग गई। स्वरा ने अपनी सफाई इस तरह दी जैसे अपनी ही एग्जाम कॉपी को खुद ही जांचने के बाद लोग खुद को जितने अंक देना चाहते हैं उतने ही अंक अपनी डिश को स्वरा ने दिए और एग्जामिनर की जगह हस्ताक्षर डॉक्टर राज से कराए। शायद सभी घरों में ऐसा ही होता होगा। घर के बाहर शादीशुदा लोग किसी भी प्रोफेशन में हो, घर के अंदर पत्नी की हाँ में हाँ मिलाने वाले ही होते हैं और भलाई भी इसी में है। लॉकडाउन के 3 दिन निकलने के बाद डॉक्टर राज को बुखार और सूखी खांसी हुई और उसने परामर्श के लिए जयपुर के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर सिंह को फोन मिलाया। हेलो डॉक्टर सिंह, मैं डॉक्टर राज बोल रहा हूँ। थोड़ी सूखी खांसी और हल्का बुखार है, क्या सलाह है आपकी? डॉक्टर राज ने अनजानी आशंका को निर्मूल सिद्ध करने के लिए पूछा। डॉक्टर राज, नो प्रॉब्लम, you know that's only seasonal viral flu like illness but take precautions। डॉक्टर सिंह ने बड़े ही सदे शब्दों में डांडस बताया। फिर भी सिम्टम्स बढ़े तो कोरोना की जांच, थ्रोट स्वैब तो करा ही सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा होम आइसोलेशन या क्वारंटीन में रखेंगे 14 दिन के लिए। डॉक्टर सिंह ने अपनी बात का अंत प्रोफेशनल परामर्श से किया। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, जैसे कि डॉक्टर की प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है। डॉक्टर राज को डॉक्टर सिंह की बातें शीतल हवा के झोंकों के बाद लू के तीव्र थपेड़े की तरह लगी। लेकिन अभी तो इसकी नौबत नहीं लग रही ना सर? डॉक्टर राज ने अटकते हुए पूछा। बट बी कॉशियस, हेल्थ केयर वर्कर्स के सबसे ज्यादा चपेट में आने का डर है और बीमारी को छिपाकर यदि मरीज देखते रहे तो डिजीज स्प्रेडर बन जाओगे। प्रशासन परेशान अलग करेगा, सो बी कॉशियस। अपनी बातों पर जोर देकर डॉक्टर सिंह ने समझाया। ओके सर, थैंक्स फॉर गाइडेंस। डॉक्टर राज ने उनकी बातों को संज्ञान में लेते हुए फोन को डिस्कनेक्ट किया। डॉक्टर सिंह एक वरिष्ठ फिजिशियन थे और अभी कोरोना कंट्रोल के लिए गठित टीम में सरकार की नुमाइंदगी कर रहे थे। वो कम उम्र में डॉक्टर राज की उपलब्धियां जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल बिजनेस और साथ ही सामाजिक गतिविधियों से काफी प्रभावित थे तथा यदा कदा मेडिकल एसोसिएशन की होने वाली मीटिंग्स और सेमिनारों में डॉक्टर राज की हौसला अफजाई करते थे। उनकी गाइडेंस डॉक्टर राज के लिए अनुकरणीय थी। हमेशा भावनात्मक, स्थिर एवं संयमित रहने वाले डॉक्टर राज आज अपने को चिंतित और अस्थिर महसूस कर रहा था। जब समस्या खुद में हो और उसका कंट्रोल दूसरे के हाथ में हो तो चिंतित होना स्वाभाविक है। अभी तो आशंका के ही बादल थे, लेकिन डॉक्टर समुदाय की 2 समस्याएं निर्विवाद रूप से सभी पर लागू होती हैं। नंबर 1, या तो वो शारीरिक बीमारी को खुद ही ठीक करने की कोशिश करते हैं, चाहे उस बीमारी में उनकी स्पेशलाइजेशन हो ही ना। जैसे कि एक मूत्र रोग विशेषज्ञ मुंह के छाले का इलाज अपने MBBS के अनुभव के आधार पर कर लेना चाहता है, बिना किसी स्पेशलिस्ट की सलाह के। और दूसरी समस्या ये कि यदि मुंह के छाले हों और अपनी ली हुई दवाओं से सही ना हो तो वही छोटे छाले कैंसर नजर आते हैं। ये दोनों ही आदतें डॉक्टर के अपने शरीर के प्रति कम लगाव को दिखाती हैं।
डॉक्टर राज दूसरी नंबर की समस्या की चपेट में था। शाम को थोड़ी देर टीवी देखकर और हल्का खाना खाकर डॉक्टर राज अपने सेल्फ आइसोलेशन के लिए बनाए गए कॉटेज में आकर लेट गया और किताब पढ़ने लगा। इन्वेस्टमेंट पर आधारित किताब का लेखक बार बार यही सलाह दे रहा था कि सेल्फ एम्प्लॉय अपने जवानी के दिनों को पैसों का पहाड़ बनाने के लिए धुआं बनाकर उड़ा देता है, लेकिन उनके पैसे बढ़ने पर उनकी शारीरिक और पारिवारिक समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। डॉक्टर राज को भी यह महसूस हो रहा था कि नाम और पैसे के खातिर उसने भी अपने जीवन को बहुत अव्यवस्थित कर रखा है। लेखक ने आगे जोड़ा कि पैसा केवल एक विचार है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा माने कौन? डॉक्टर राज ने किताब को बंद कर बुदबुदाते हुए कहा और नींद लेने की कृत्रिम कोशिश करने लगा, लेकिन नींद तो कोसों दूर थी, जबकि उसने आज थकान भरा कोई ऑपरेशन भी नहीं किया था। मन को बहलाने के लिए मोबाइल निकालकर वो व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने लगा। उसे हल्का सा बुखार आ रहा था। एक टैबलेट पैरासीटामोल लेने पर धीरे धीरे उसका असर आ रहा था और बुखार उतरने लगा और फिर उसे नींद आ गई। अगली सुबह शरीर दुख रहा था, मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ था और रह रहकर सूखी खांसी आ रही थी। आज जागने का मन भी नहीं कर रहा था। रेजिडेंसी के बाद पहली बार बेड पर यूं ही पड़े रहने का मन हुआ। अन्यथा डॉक्टर राज की दिनचर्या दिल्ली से जयपुर लौटने के बाद एक स्वचालित मशीन की तरह हो गई थी, जिसमें अलार्म के बिना नियमित सूर्योदय से पहले ही उठ जाना निश्चित था। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक की गतिविधियां जरूर 4-5 बार परिवर्तित हो गई थी। शुरू में जब उसने जयपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, तो वो सुबह 6 से 8 बजे तक अखबार पढ़ता और टीवी देखता। वजन बढ़ने लगा तो अखबार पढ़कर मॉर्निंग वॉक को जाने लगा। फिर कुछ दिनों बाद मॉर्निंग वॉक से बोर होकर घर पर ही थोड़ी वर्जिश करना शुरू किया, लेकिन वजन बढ़ने पर अंकुश नहीं लगा तो डाइटिंग करना शुरू किया और सुबह 8 बजे तक योगा और फिर अखबार। 3-4 महीने तक तो सब ठीक चला, लेकिन वजन बढ़ने से पेट संबंधी रोग शुरू हो गए थे, तो जिम जाने का जोश उत्पन्न हुआ। अपने सहकर्मियों से जानकारी लेकर शहर की नामी जिम ढूंढी गई। डॉक्टर राज हॉस्पिटल से समय निकालकर जिम पहुंचा। जिम ट्रेनर ने कठोर सवाल किए, वजन घटाने की गारंटी मांगी तो जिम ट्रेनर ने हंसते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, आप भी कहाँ लेते हो बीमारी सही होने की गारंटी? आप भी तो दवाई देकर कहते हो कि अमुक परहेज करने पड़ेंगे, अन्यथा दवाई का कोई उपयोग नहीं। आपको भी मेरे अनुसार खान पान करना पड़ेगा और नॉन वेज, अल्कोहल, फास्ट फूड सब छोड़ना पड़ेगा। हम सबसे पहले रूटीन एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद जब बॉडी एडाप्ट हो जाएगी तब वेट रिडक्शन और मसल ग्रोथ पर ध्यान देंगे, और हाँ, इसके लिए समय दीजिए। कहते हुए ट्रेनर मुस्कुरा रहा था। ठीक है, चलो करते हैं, डॉक्टर राज ने अनमने मन से कृत्रिम जोश के साथ कहा। डॉक्टर राज को जिम ट्रेनर का व्यवहार ज्यादा पसंद आया। उसे लगा कि ये तो जरूर मेरी एकमात्र समस्या का समाधान कर देगा, और उसने 1 महीने की एडवांस फीस जिम ट्रेनर के मना करने के बाद भी उसके हाथ में थमा दी। डॉक्टर राज ने सोचा कि इसी एडवांस फीस के प्रेशर में वो यहाँ तो आ ही जाया करेगा। अपने आप पर अविश्वास की एक पराकाष्ठा थी ये। अविश्वास को एडवांस फीस की रिश्वत से दबाया जा रहा था। मन को स्वस्थ शरीर का लालच देकर दिमाग के साथ चलने को राजी किया जा रहा था। लगे हाथ बाजार से लौटते वक्त जिम के ग्लव्स, वाटर बोतल भी खरीदे गए, लेकिन सस्ते ही। कहीं ना कहीं मन में हार की आशंका थी, लेकिन बजट कम बनाया गया था। अगली सुबह डॉक्टर राज जिम के लिए रवाना हुआ। सुबह की हवा और सड़क किनारे लगे पेड़ आज सुंदर लग रहे थे, जिन्हें वो पहले बमुख ही देख पाता था। रास्ते में सीताराम कचौड़ी वाले की दुकान भी पड़ी। यहाँ कचौड़ियों के कटोरी की भीड़ लगी हुई थी। अदरक प्याज की कचौड़ी विख्यात थी इस दुकान की। डॉक्टर राज भी इनका दीवाना था और अक्सर यहाँ आता जाता रहता था। ये दुकान कम और रेस्टोरेंट ज्यादा थी। नीचे केवल हलवाई की दुकान थी, जिसमें कचौड़ी और जलेबी बनते थे, और इनके ऊपर 3 मंजिला होटल नुमा रेस्टोरेंट था। इसका मालिक डॉक्टर राज का रेगुलर मरीज था। उसे बैठे बैठे कान खुजलाने की आदत थी। वो कान के इन्फेक्शन के कारण डॉक्टर राज के पास अक्सर आता रहता था। डॉक्टर राज कुछ गोली और एक मलहम से उसका काम चला देता था, और कभी कभार सैंपल की फ्री दवाई भी दे देता था। इसीलिए वो बराबर आता रहता था। चाहे आदमी कितना भी अमीर हो,
पर मुफ्त की चीज हमेशा उसे आकर्षित करती है। जैसे कि खरीदारी के समय आलू के साथ मुफ्त का धनिया हमेशा आकर्षक होता है। लेकिन इस दुकान की ये एक खासियत ये भी थी कि यहाँ का अमीर से अमीर, जैसे सुनार, अफसर, बिजनेसमैन और गरीब से गरीब, जैसे कोई ठेले वाला, रिक्शे वाला, मजदूर, सभी यहाँ खड़े होकर खाते थे। यहाँ कोई पैकिंग की सुविधा नहीं थी। लोग अपनी बारी आने के लिए चिल्लाते थे, कभी कभी झगड़ते भी थे। ये हाथ का जादू और पीढ़ियों की मेहनत है जो अपने शर्तों पर पूरी तरह वसूली जा रही थी। डॉक्टर राज सोचने लगा कि सीताराम कचौड़ी वाले से डॉक्टरों को भी सीखना चाहिए। उन्हें भी अपने कलम और हाथों के जादू पर विश्वास करना चाहिए, फिर उन्हें कभी किसी विज्ञापन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीताराम कचौड़ी वाले के मार्केटिंग फंडे को सोचते हुए डॉक्टर राज जिम पहुंच गया। जिम ट्रेनर से दुआ सलाम हुई। कुछ हल्का फुल्का वार्म अप करने और ट्रेडमिल पर दौड़ने के बाद उसने पिंडलियों का मसाज किया। ये शायद एडवांस फीस का पारितोषिक था या मेडिकल प्रोफेशन का सम्मान, लेकिन पूरे सेशन में ये 1-2 मिनट का समय बहुत सुकून देने वाला था। ठीक है डॉक्टर साहब, अब रिलैक्स महसूस हो रहा होगा, ट्रेनर ने मसाज खत्म करते हुए कहा। हाँ, अच्छा लगा, डॉक्टर राज ने कहा। 1 सप्ताह तक यूं ही वर्जिश, ट्रेडमिल, वार्म अप, पुशअप के बाद शरीर हल्का महसूस हो रहा था। सुबह ही उबले हुए चने या अंकुरित दाल, खाने में हरी सब्जियां और चपाती, चाय बंद हो गई थी। मित्रों के साथ पार्टियां भी बंद हो गई थी। परिवार को भी भरपूर वक्त मिल रहा था। बिटिया जो 1.5 साल की हो गई थी वो अब डॉक्टर राज के साथ खेलने लगी थी। डाइटिंग व उबले चने देने की जिम्मेदारी को स्वरा ने पूरी तरह पति सेवा मानते हुए कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। परिवार खुश था, जिसमें पति की सेवा करती पत्नी, आज्ञाकारी पति और अपने बेटे में सुधार देखकर खुश होते पेरेंट्स। फिर इस फिल्मी सीन का खलनायक बना सीताराम कचौड़ी वाले का मालिक, जो एक दिन ओपीडी में कान की परेशानी लेकर आया। ईयरबड से कान कुरेदते समय रुई उसके कान में ही रह गई थी। उसे मालूम था कि उसने आज थोड़ी ज्यादा गड़बड़ कर ली थी तो डॉक्टर साहब डांट सकते हैं, इसलिए उसने अपनी सारी पुश्तैनी बंदिशों और मार्केटिंग की शर्तों को दरकिनार करते हुए वो कंसल्टेंट रूम में मुस्कुराते हुए डब्बे में कचौड़ी और पॉलिथीन में पैक सब्जी को सामने टेबल पर रखते हुए कुर्सी पर बैठा। प्रणाम डॉक्टर साहब, काफी दिनों से दुकान पर दिखे नहीं तो सोचा आज मैं खुद ही मिलाऊं। आपके लिए मनपसंद कचौड़ी लाया था, आप प्रसाद पाएं। थोड़ी सी मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर उसने धीमे धीमे कहा। डॉक्टर राज को टेबल पर रखी गरम गरम कचौड़ी रिश्वत के नोटों से भरा हुआ डब्बा लग रही थी, जो उसके मेडिकल प्रोफेशन के एसोसिएशन के एकदम खिलाफ था। क्या सोच रहे हो डॉक्टर साहब, ये तो हमारे देखभाल करने वाले भगवान के लिए चढ़ावा है, आप खाइए। सेठ जी ने फिर हाथ जोड़ते हुए कहा। काफी अनून्य विनय सुनने के बाद डॉक्टर राज ने अपना मन बदल लिया था और साथ लाई हुई डिस्पोजल प्लेट में उसने 2 कचौड़ी रख ली और थोड़ी सब्जी भी ले ली। बाकी बची कचौड़ी स्टाफ को दे दी। वो सब भी आज खुश थे और उनकी मुस्कान इस बात का प्रमाण दे रही थी। कचौड़ी खाने के बाद एक हल्की सी डकार आई तो तृप्ति का एहसास हुआ। और सुनाओ सेठ जी, क्या तकलीफ हुई है? डॉक्टर राज ने पूछा। अब तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान के वरदान देने की बारी थी। हाँ डॉक्टर साहब, लगता है कान में रुई रह गई है। झेप के साथ सेठ जी हल्की आवाज में बोले। नॉर्मली कान से रुई निकालने के लिए अलग से प्रोसेसिंग फीस ली जाती है, जो इन कचौड़ियों की कीमत से 10 गुना थी। लेकिन सेठ जी ने भी तो आज एक पुश्तैनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी, तो डॉक्टर राज ने भी बिना फीस के ही उसे फ्री में निकाल दिया। सेठ जी ने दुकान पर रेगुलरली आने का वादा डॉक्टर राज से लिया और चले गए। अब तो 1-2 दिन छोड़कर जिम जाते वक्त या लौटते वक्त कचौड़ी का नाश्ता होने लगा। मुंह का स्वाद भी बदलने लगा। जब कोई लत एक बार लग जाए तो जब तक उसकी अधिकतम लिमिट तक ना पहुंच लिया जाए तब तक पूर्ण आनंद नहीं मिलता, चाहे ये बात पैसे के मामले में हो या किसी आदत के मामले में। बंधन अब टूट चुके थे, इसलिए कभी कभार शाम को बाजार जाने के बहाने
मुन्ना के चिकन लॉलीपॉप का भी आनंद लिया जा रहा था। महीने के अंत में ट्रेनर ने वजन लिया तो ये ट्रेनिंग के शुरुआती वजन से 2 किलो ज्यादा था। ट्रेनर वजन को लेकर थोड़ा सा स्तंभ था क्योंकि उसे अपनी मेहनत का परिणाम नहीं मिला था, लेकिन डॉक्टर राज को अपेक्षित परिणाम मिला था, इसमें कोई शक नहीं था। घर में शांति थी और डॉक्टर राज की अच्छी तरह देखभाल की जा रही थी। स्वरा अपने मायके में डॉक्टर राज के जिम जाने और अपनी तरफ से की जा रही देखभाल को प्रचारित भी कर चुकी थी, इसलिए उसका इस मुहिम से पीछे हटना अस्वाभाविक था। डॉक्टर राज भी खुश था, लेकिन उसने आगे की स्ट्रेटेजी चेंज की। अब सप्ताह में 1 बार कचौड़ी और कभी कभार चिकन लॉलीपॉप। लेकिन इस बीच मित्रों के साथ पार्टी ना करना उसे अखर रहा था और उन्हें भी डॉक्टर राज की कमी महसूस हो रही थी। अक्सर ही उनके फोन आ जाया करते थे। ऐसे करते करते जिंदगी के 6 महीने कैसे कट गए पता ही नहीं चला। आगे सोच विचार कर घर पर ही ट्रेडमिल लाई गई। जिम कभी कभार ही जाना होता था। अब दोनों पति पत्नी ट्रेडमिल पर ही दौड़ते थे। डॉक्टर राज के वजन कम करने के चक्कर में स्वरा ने अपना वजन बढ़ा लिया था। उसके वजन बढ़ने की आत्मग्लानि का फायदा उठाकर डॉक्टर राज ने भी दोस्तों के साथ पार्टी करना शुरू कर दिया था, लेकिन स्वविवेक से कम ही। ऐसा भी 1.5-2 साल चला, लेकिन ट्रेडमिल से अब बोरियत महसूस होने लगी थी। हॉस्पिटल का काम बढ़ गया था, जिससे कभी कभी सुबह भी ऑपरेशन करने होते थे। स्वरा ने भी ट्रेडमिल पर दौड़ना बंद कर दिया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ट्रेडमिल अब बच्ची के कपड़े सुखाने के काम आ रही थी। फिर डॉक्टर राज के मित्र संजय वकील के कहने पर उसने उसके साथ पार्क में घूमना शुरू किया। यहाँ कॉलोनी के लोगों से भी मुलाकात हो जाती थी और राजनीतिक विषयों पर भी बात होती रहती थी। सुबह का अच्छा उपयोग हो रहा था। सुबह के ऑपरेशन करने के बाद भी पार्क में घूमने की निरंतरता बनी रहती थी। 1-2 दिन नहीं जाओ तो घूमने वाले किसी सदस्य का फोन आ जाता था, क्योंकि शर्त तय थी कि कोई भी 2 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहा तो सभी लोगों का सुबह का नाश्ता उसके घर पर ही होगा। उस नियम का कड़ाई से पालन हो रहा था। अब घूमने के साथ साथ उन्होंने अन्य 6 युवा लोगों के साथ मिलकर बैडमिंटन क्लब बनाया और बैडमिंटन खेलने लगे, जिसमें डॉक्टर राज सबसे कम उम्र का था, बाकी सब 40 पार थे। काफी रोमांचक मैच होते थे क्योंकि सभी नौसिखिए थे। उसके बाद से अभी तक यही चल रहा है, 4 साल से नियमित। तो दोस्तों, यहाँ पे खत्म होता है हमारा अध्याय 1। ऐसे और भी अध्याय हैं और उनको सुनने के लिए हमारे साथ यानी कि बुक ऑडियो के साथ आप बने रहिए। मैं वैभव द्विवेदी आपसे अलविदा लेता हूं और जल्द ही मिलता हूं अगले अध्याय में।